बहुत दिनों से आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जीके और जीएस का मैराथन क्लास लाइए। तो आपके लिए आज से हम लोग 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, जिसमें 1000 जीके जीएस के वो प्रश्न शामिल होंगे जो 10th लेवल पर हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार पुलिस में आपसे गलती हुई वह इस बार आपको नहीं करनी है। जो भी हमारे क्लास को बिहार पुलिस वाले देख कर गए थे उनका तो एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जीके जीएस के सेक्शन में डायरेक्ट हमारे क्लास से आ गया था। और इस बार भी बिहार पुलिस फायरमैन के जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो हमारे क्लास से ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हम पढ़ाए होंगे। तो अगर आप भी बिहार पुलिस फायरमैन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है यह वीडियो के अंत में बताएंगे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप 30 में से 25 करके दिखाते हैं तो आपकी तैयारी अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, रंग राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? रंग राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर गरीबी क्षेत्र से हो जाएगा। रंग राजन समिति का संबंध गरीबी क्षेत्र से है। नोट में आप लोग याद रखिएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, ये सभी जो समिति है यह गरीबी क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। रंग राजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। तो आप सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन सी अगर आप सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी समझौते के द्वारा कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी समझौते के द्वारा कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो आपके इसका तो आप लोग आंसर बता दीजिएगा क्योंकि यह एनटीपीसी के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जल्दी से बताइए कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। अगर ऑप्शन बी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं। शिकागो जो है वह मिशिगन झील के किनारे है। शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। अगर आपसे पूछे कि मांस की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है तो शिकागो जो है वह मांस की सबसे बड़ी मंडी है और शिकागो जो है वह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। यह आपके बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर पूछा जा रहा है तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। अगर आप पहले से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आपको क्वेश्चन देखते देखते ही उसका आंसर आ जाता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको आंसर अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा होगा। इसलिए आपके लिए यह क्लास लेकर आया है क्योंकि यह बेसिक से हाई लेवल तक आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक आप लोग दबा के कीजिए क्योंकि यह वीडियो आपका है और आपके लिए ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो थे वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर। भारतीय पूछेगा तो लॉर्ड सीडी देशमुख हो जाएंगे और वही अगर केवल पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे।
क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा तब उत्तर दीजिएगा, नहीं तो बिहार पुलिस में आप लोगों ने क्या किया है, सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन फिर भी आंसर गलत देकर आ गए हैं। क्योंकि वहाँ आप डरने लगते हैं, वहाँ आप नर्वस हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होना है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना है तभी उसका जवाब देना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास। करंट अफेयर्स भी आपको साथ में हम कवर कराते चलेंगे। तो वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। एक प्रश्न है कि कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, तो यहाँ तो ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ बी होना चाहिए, यह गलत है, यहाँ बी होना चाहिए। तो कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी दोनों पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। और बाकी जो विटामिन बच जाते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा, बाकी जो विटामिन आपके बच जाते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ये जितने भी विटामिन बी और सी को जितने भी छोड़कर विटामिन बच जाते हैं वो सभी आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में वसा में घुलनशील विटामिन है, और आपको ऑप्शन में से इसमें से कोई भी एक दे सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी शरावती नदी। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो एमपी में है वहीं धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी पर स्थित है। सूरत किस नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सूरत किस नदी पर स्थित है। तो सूरत जो है वह ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर सूरत स्थित है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर बहुत ईजी है, अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। वही अगर यहाँ केवल प्रदेश पूछता तो वह आपका बिहार हो जाता, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़कर ही उसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली है। दिल्ली विल बी राइट आंसर। एक प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ राज्य पूछ रहा है, तो राज्य पूछेगा तो बिहार सही होगा, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका दिल्ली सही होगा। तो बिहार वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वही आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। एक क्वेश्चन से जुड़े जो भी आपके डाउट हैं वो सभी को हम क्लियर करते चलेंगे, ताकि आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सीख जाएं। पर अगला प्रश्न है 12 नंबर की, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है इसका आपको आंसर देना है। तो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8611 मीटर माउंट केटू की ऊंचाई है। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए कि माउंट केटू ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट केटू कहाँ स्थित है, तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। माउंट केटू का नाम गाडविन ऑस्टिन भी है, तो ध्यान में ये सभी क्वेश्चन को रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 दशकीय आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में आरंभ हुई। दशकीय आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, यह रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दशकीय आधार पर पहली बार जनगणना प्रारंभ की गई थी, रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह आपका क्या है, असम है। असम जो है वह न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है।
एक क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपका जो हरियाणा के पानीपत राज्य से शुरू हुआ। हरियाणा राज्य के पानीपत एक जगह है, वहीं से, जहां पानीपत के 3 युद्ध हुए, वहीं से यह योजना शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आप आंसर बताइए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। बहुत आदमी का केरल आ रहा है, तो केरल ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल ही है। अगला प्रश्न है कि माउंट केटी की ऊंचाई कितनी है। तो ये तो सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आगे देख। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है। तो भारत में आपके 6 जो है वह शास्त्रीय भाषा है। भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है, 6 हैं। 6 वाला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। तो कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और संस्कृत, यही जो है वह शास्त्रीय भाषा है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 विल बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो लाल बहादुर का समाधि स्थल का नाम, इस सबसे पहले हमारा जब चैनल खुला था तो इस पर एक ट्रिक भी बताए थे कि समाधि स्थल के नाम कैसे याद करें। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ट्रिक वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो है वह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वह भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसका बिना ऑप्शन देखे हुए आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से आप फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी कानपुर अधिवेशन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दूध को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है। जल्दी बताइए कि दूध को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर लैक्टोमीटर। इसका ट्रिक क्या है कि आप जहां भी लैक्ट देखें, इसका ट्रिक यही है कि जहां भी आप लैक्ट शब्द देखें, जहां भी अगर आपको लैक्ट शब्द देखने को मिलता है वहां आप लोग दूध वाला ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि लैक्टोमीटर दूध को मापने वाला यंत्र है और लैक्टोबैसिली जीवाणु के कारण ही दूध से दही बनता है। तो जहां भी आपको लैक्ट शब्द मिले वह दूध से संबंधित होगा। इसे देकर आप सही आंसर मार दीजिएगा। इसका भी आंसर बताइए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। सब क्वेश्चन का आंसर हम ही बताने लगे तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर, एलपीजी में गंध किसके कारण होता है। एलपीजी में गंध किसके कारण होता है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इथाइल मर्केप्टेन। इथाइल मर्केप्टेन के कारण एलपीजी में गंध होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप 50-50 कर दिए, अब बताइए इसका आंसर। दो ही आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है। जल्दी से
जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्युत धारा कह रहे हैं उनका सही आंसर है एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू विल बी करेक्ट। भारत की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? जो भी लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। माजुली द्वीप किस नदी पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर? जल्दी से आप बताइए। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची कौन सी संविधान सभा में जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची कौन सी संविधान सभा में जोड़ी गई थी? आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? आपके पास 3 ही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर 52 हो जाएगा। 52 जो है वह 10वीं अनुसूची में संविधान सभा में जोड़ी गई थी। यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएगा। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, यह VVI है, आप लोग इसे रट जाइएगा। क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी जो भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है CSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CSO4 × ½ H2O होता है। यह दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकता है, तो दोनों को आप लोग कॉपी में नोट कर रट जाइएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर 18 हो जाएगा। पहले 17 थे लेकिन अब 18 हो गया है, तो 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारत में रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 है। तो 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए। हमारा टारगेट प्रतिदिन 30 ही क्वेश्चन रहेगा और 30 क्वेश्चन हमने आपको करवा भी दिए। अब आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सही सही बताइए कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन याद थे। अगर आप 25 क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 25 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने 30 में 25 सही किया है, वह अपना नाम नीचे लिखे और कमेंट बॉक्स में बताए, ताकि हम वीडियो के अगले वीडियो जब भी बनाए उसमें आपका नाम लें और आपके मनोबल को और बढ़ाएं। तो जो भी लोग 25 किए हैं 30 में, वह अपना नाम और मार्क्स अपना कमेंट करें जल्दी से। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान पूर्वक क्वेश्चन सुनिएगा। यह बिहार होमगार्ड में भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और बिहार पुलिस फायरमैन से जुड़ी हर वह क्वेश्चन करना चाहते हैं जो परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।